हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सिखाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली कि इसके आज हम प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस करेंगे, यानी प्रॉब्लम्स आज हम इनकी सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पर्पज से बनते हैं मैं आज का आपको वही करवाने वाला हूं। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे, दो मैक्सिमम 3 या 4 वो मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं मैं वही आपको आज करवाने वाला हूँ इस पूरे टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाला जाता है, समझते हैं आज उसको। सबसे पहले आपके सामने ये जो मैंने टेबल बना के रखा हुआ है, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ये आपको हेल्प करेगा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैसे निकालें। ऑब्वियस सी बात है, ये जो टेबल में आपको एक फॉर्मेट बना के दिया गया है, यही टेबल का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्या किया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लेंगे। फिर हम उनकी जो बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू है उनको कंसीडर करेंगे। फिर ये जो परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू है, टोटल कैपिटल है, ये कैसे निकलेगा। 10 लाख रुपी टोटल का कितने परसेंट हिस्सा है, 5 लाख रुपी टोटल का कितने परसेंट हिस्सा है, ये देखेंगे। और फिर वो चीजें हम यहाँ पे अपनी रिकॉर्ड करेंगे। और टोटल आपको पता ही है कि सभी का मिला के आपका 100% होना चाहिए। इज इट। तो बस यही चीज आपको सबसे पहले देखनी है, और ये चीज आपका पहला मतलब पहला ए कॉलम माना जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे, अपने बी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर में आएगा उन सब का एग्रीगेट मिला के क्या बन जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। बस सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने वाला होता है, यानी ये जो चीज है ना, ये वाला जो कॉलम है आपका, ये वाला, ये कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी ही मेन वर्किंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में होती है। और इन सबको हम इंडिविजुअली इंडिविजुअली निकालते हैं। और इंडिविजुअली हमने इनका सारा जो बेसिक है मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कवर करवाया हुआ है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, या तो आई पॉइंट वीडियो के ऊपर मिल जाएगा, या फिर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां से इन सभी वीडियोस को अच्छे से समझ के आ सकते हो पहले। ठीक है। अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं है, इसी वीडियो के जरिए भी आपको समझ में आ जाएगा कि इन सब को अलग अलग हम कैसे निकालें। चलिए, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जो हम करेंगे सबसे पहले। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो मेरी बुक का। ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर आपका है इस तरीके से, जिसमें डिवेंचर्स 5 लाख रुपए के हैं, प्रेफरेंस शेयर भी 5 लाख रुपए के हैं, इक्विटी शेयर भी 10 लाख रुपए के हैं। तो कुल मिला के आपने क्या किया, सबसे पहले इन सभी को यहाँ पे रिकॉर्ड कर कि मेरे पास ये तीन चीजें दी हैं, और तीनों चीजें मैंने बारी बारी से लिख दी है, और 20 लाख रुपए का मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। अगर हम बुक वैल्यू पे ले रहे हैं, तो बुक वैल्यू में आपकी वही चीजें आ जाएंगी जो आपकी सबसे पहले यहाँ पे है। दैट्स इट, और कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम मार्केट वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। क्यों सर? क्योंकि मार्केट वैल्यू यहाँ पे अलग अलग दी, क्योंकि मार्केट वैल्यू यहाँ पे अलग अलग दी गई है। अब सब मार्केट वैल्यू कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि मार्केट वैल्यू कैसे करनी है आपने। आपको पता है कि आपके 10 लाख के इक्विटी शेयर्स जो हैं वो कितने रुपए एक का है, 10 रुपए का। तो आपकी मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी बन चुकी है, 24 रुपीज। तो ऑब्वियस ही बात है, 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 24 कितनी बन गई, 24 लाख आपकी मार्केट प्राइस आ चुकी है इक्विटी। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स के निकालोगे। अगर 5 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो 100 रुपए के हिसाब से हैं, कितने रुपए के हिसाब से, वो 100 रुपए के हिसाब से हैं, तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके मार्केट प्राइस जो कि आज कितना है, 110। जो कि आज कितना है, 110। तो आपने उस चीज को यहाँ पे लिख दिया। 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110, आपके पास क्या आ गया, प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू आ गई। सिमिलरली डिबेंचर्स की भी आपने उसी तरीके से निकालनी है जिस तरीके से मैंने इक्विटी और प्रेफरेंस की कहा है। ठीक है। 5 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 105 करोगे, क्योंकि जो डिबेंचर की मार्केट वैल्यू है वो 105। सर ये मार्केट वैल्यू कहाँ लिखी गई है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मार्केट वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है। ये देखिए सर, ये देखिए, ये आपको मार्केट वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है।
और जो मार्केट वैल्यू दी है उसको कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। आपने दोनों कॉलम में अपनी ये जो वैल्यूज हैं वो डाल दी। अब सर परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल कैसे निकाल, परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल निकालना है सबसे पहला अब ये है, तो वो भी निकालने का तरीका मैं बता चुका हूं आपको कि अगर 10 लाख रुपी है तो वो 20 लाख का कितने परसेंट है सर, 0.5% यानी 50% है। 5 लाख रुपी 20 लाख का कितने परसेंट है सर, 25%, दैट इज 0.25, राइट। सिमिलरली मार्केट वैल्यू के केसेस में 24 लाख आपके टोटल यानी 34 लाख 75,000 का कितने परसेंट हिस्सा है, 69.06%। ऐसे ही हम सारी परसेंटेज को निकालें। तो पहले जो दो स्टेप मैंने आपको करवाए मेरे ख्याल से कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं मिली होगी आपको। सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया है मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू वो आपने यहाँ लिखनी है। पहले केस में बुक वैल्यू जो है वही आपने लिखनी है, दूसरे केस में मार्केट वैल्यू जो लिखनी है उसको निकालने का तरीका मैंने बता दिया। परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल आपको ऑलरेडी यू नो कि हमने कैसे निकालनी है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके बिना हमारा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, चलिए। तो सबसे जरूरी चीज, उस चीज को निकालने के लिए हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है जो हमने इंडिविजुअली निकालने होते हैं। तो इंडिविजुअल निकालने के लिए यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है सर, ₹100 ईच डिवेंचर रिडीमेबल एट पार विद 10% कूपन रेट, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट, 10 ईयर मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी है। क्या मतलब निकला सर, ₹100 के डिवेंचर जो कि रिडीमेबल होने वाले हैं 10 साल बाद, उसका इंटरेस्ट रेट है 10% और 4% हमने लगानी है फ्लोटेशन कॉस्ट। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीम होने वाले हैं जिनका इंटरेस्ट रेट है 5%, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी और 10 ईयर का मेच्योरिटी पीरियड आप यहाँ पे कंसीडर करोगे उनके लिए। इक्विटी शेयर को फ्लोटेशन कॉस्ट ₹4 लगाकर आपने कैलकुलेट करना है। और आपको बता दिया गया कि इक्विटी शेयर के लिए जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है यानी D1, मैंने बताया हुआ है कि D0 और D1 क्या होता है। D0 प्रीवियस ईयर यानी जो लास्ट डिविडेंड आप पे करते थे, और D1 होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या देने वाले हो आप। तो वो आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है और हमने हमेशा फॉर्मूले में D1 लेना होता है। इज इट राइट सर? तो D1 हमारे पास क्या है, एक्चुअली में उसकी अमाउंट भी 1 है। और हमें बताया गया कि जो डिविडेंड है वो हर साल 5% इंक्रीज होता ही रहता है। बस ये कहा गया आपको, और साथ ही में बताया गया कि जो आपने टैक्स लगाना है वो कितना लगाना है, 30%। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे इक्विटी शेयर्स की। क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स की वर्किंग कैलकुलेट करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। हमें पता है कि जब भी ग्रोथ दी जाती है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टी प्लस ग्रोथ। तो नेट प्रोसीड क्या होता है सर, ये मैंने आपको साथ ही में बता दिया कि मार्केट प्राइस में से अगर आप फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रोसीड निकल के आ जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है सर, डिविडेंड हमारा एक्सपेक्टेड D1 हमें गिवन था, D0 नहीं था यहाँ पे, नहीं तो उसको निकालने का तरीका अलग होता। तो D1 दिया हुआ है सर, ओके डैट। 24 माइनस 4 क्यों किया, क्योंकि मार्केट प्राइस 24 था, फ्लोटेशन कॉस्ट हमें 4%। अब ध्यान रखना यहाँ पे सर, ये जो ₹4 आया है सर, ये कैसे आया। ऑफ कोर्स हम जब भी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, हमें 4% दिया गया था, ये 4% किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, हमने करना है इक्विटी की एग्जैक्ट वैल्यू यानी जो उसकी फेस वैल्यू है उसके ऊपर। तो हमारे पास आंसर में क्या आ गया, दैट इज ₹4। कितना आ गया, दैट इज ₹4, इस वजह से आया है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लोटेशन कॉस्ट को मार्केट वैल्यू पे नहीं फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना होता है, इसीलिए 24 माइनस 4 हमारा आंसर यहाँ पे लिखा गया है। और इस वजह से जो ग्रोथ है वो भी ऐड कर दी गई, 0.05, फॉर्मूला सारा जो था वो फिल कर दिया गया। हमारे पास आंसर में 10% हमारी क्या निकल के आ गई। देखो अब ये ऑब्वियस ही बात है कि हम जब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो उसका जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे ही करोगे, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए होता है। अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहते हो परसेंटेज में लिख लीजिए, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो पॉइंट्स में भी आप लिखकर आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है जी, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे निकल के आ गया। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमने करना क्या है सर, हमने इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यहाँ पे लिख दिया।
इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख दी यहाँ पे 0.10 और इसमें भी 0.10 या फिर 10%। अगर आप वेटेड मतलब जो परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल है उसको परसेंटेज में लिख रहे हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी परसेंटेज में लिख लीजिए। अगर आप परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल को पॉइंट्स में लिख रहे हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी पॉइंट्स में लिख दीजिए। मैंने दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। तो हमने दोनों के इक्विटी शेयर का निकाल दिया। अब हम बात करेंगे सर प्रेफरेंस शेयर्स की। और प्रेफरेंस शेयर्स हो या डिवेंचर्स हो, उनको दो तरीकों से निकाला जा सकता है। कौन से दो तरीके? एक होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड, एक होता है YTM मेथड, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। तो ज्यादातर मैं प्रेफरेंस आपको यही कहूंगा कि आप यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड लगा लीजिए, बहुत सिंपल रहेगा। जिसमें हम IRR निकालेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, और उसी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम क्या कहते हैं? हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या फिर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये लीजिए। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या करोगे सर? जब भी YTM मेथड लगाते हैं तो उसके लिए ये बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है। ये बॉक्स कैसे बनाना होता है सर? IRR क्या होता है पहले ये बता दीजिए। IRR कैसे निकालते हैं सर ये बता दीजिए। IRR बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में आपको समझ में आएगी। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बस इतना सा बताऊंगा कि IRR निकालने का फॉर्मूला ये होता है बस। IRR एक अजम्पशन बेस्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। दो डिस्काउंटिंग फैक्टर में एक अजम्पशन लगा के हम डिसाइड करते हैं कि कितना एक एग्जैक्ट हमारा जो रेट होगा, मतलब हमारा क्या कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या बनेगी हमारी। मतलब दो डिस्काउंट फैक्टर्स को मिलाकर दो डिस्काउंटेड अजम्पशन हम लगाते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर की। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि डिस्काउंटिंग फैक्टर 3 लिया गया और डिस्काउंटिंग फैक्टर 5 लिया गया। हम दो डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज करते हैं और उन्हीं दो डिस्काउंटिंग फैक्टर के जरिए हम अपना IRR एज्यूम करते हैं, यानी रेट ऑफ रिटर्न क्या एज्यूम किया जाएगा वो देखते हैं। और उस बेसिस पे हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिसाइड करते हैं, या फिर वही जो परसेंटेज निकाली जाती है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको यूज किया जाता है। बाकी डिटेल में आपको IRR का मतलब कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में बताया जाएगा। अदरवाइज आप इस चीज को बस इतना मान के चलिए कि IRR निकाला, जब हमने IRR निकाल दिया इसका मतलब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल दी। और अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की है तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का IRR माना जाएगा। और अगर IRR हमने डिबेंचर वाले केस में निकाला है तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर उसको माना जाएगा। ठीक है जी। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले अब देखोगे आप कि यहाँ पे जीरो रेट पे, अब देखो ध्यान से समझना हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जीरो ईयर होता है कि जब आपने पैसा लगाया होगा। अब लगाने की बात आती है ना, सबसे पहले तो सर आपने यहाँ पे कितना पैसा लगाया? मार्केट प्राइस पे लगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे ना, यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है वो 110 है, राइट। हम उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट जितनी दी हुई है, प्रेफरेंस शेयर की 110 मार्केट प्राइस है, और फ्लोटेशन आपको कॉस्ट दी गई है 2%। कितनी दी गई है? 2%। 2% इसमें से लेस कर देना है, आपके पास क्या आ जाएगा? 107.8 आ जाएगा। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है सर, एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, वो क्या है सर? वो ये है कि अगर यहाँ पे मैंने 110 लिया, आप 100 भी ले सकते थे, लेकिन 100 तब ले सकते थे अगर इश्यू प्राइस हमें दिया होता। इश्यू प्राइस मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर इश्यू प्राइस 100 दिया होता तो हम यहाँ 100 लेते। फेस वैल्यू यहाँ लेनी नहीं है, पहले बता देता हूँ। इस जीरो पीरियड पे फेस वैल्यू नहीं लेनी होती, हमने अपना इश्यू प्राइस लेना होता है। पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है और इश्यू प्राइस हमें कुछ नहीं दिया तो हम मार्केट प्राइस को ही इश्यू प्राइस मान लेते हैं। अब ध्यान रखना एक चीज का, कि अगर अप्रोक्सीमेशन मेथड यहाँ पे आप कंसीडर कर रहे होते तो फिर एक चीज याद रखनी है कि जो इश्यू प्राइस है और रिडीमेबल जो प्राइस है आपका, जो हमने ऊपर किया, ये देखिए, ये देखिए, जो आपका यहाँ पे रिडीमेबल प्राइस है, रिडीमेबल, अब यहाँ पे ना डिवेंचर आपको दिए गए, ठीक है। डिवेंचर कितने के हैं? 105 के। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 110 के। तो हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा 100 रुपी ईच प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार, यानी रिडीमेबल वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 100 रुपी। और प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 110। सपोज अगर ये मार्केट वैल्यू नहीं होती, ये इश्यू प्राइस होता, ये इश्यू प्राइस होता तो क्या करते सर? तो क्या करते? इश्यू प्राइस अगर
अगर इश्यू प्राइस रिडीमेबल प्राइस से कम है, इश्यू प्राइस रिडीमेबल प्राइस से कम है, तो अप्रोक्सीमेशन मेथड में रिडीमेबल प्राइस ही लेना है आपने। यानी ध्यान रखना है कि आपका कभी भी इश्यू प्राइस रिडीमेबल प्राइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये ध्यान रखना है आपको। और अगर आप YTM मेथड लगा रहे हो तो फिर इस चीज का झंझट ही भूल जाओ, फिर इश्यू प्राइस रिडीमेबल प्राइस ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा छोटा कौन है बड़ा कौन है ये देखने की जरूरत ही नहीं है। YTM मेथड में हम सीधे सीधे आंसर ले लेते हैं कि जो भी मार्केट प्राइस दिया होगा उसी को इश्यू प्राइस मान लिया जाता है, और जो भी इश्यू प्राइस या मार्केट प्राइस होगा उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस करके जो आंसर बनेगा वो हमारा नेट प्रोसीड आंसर आ जाए, बस। ठीक है। तो यही आपका बस एक रोल होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे कंसीडर करते हैं। आगे आपके पास यहाँ पे ऑफ कोर्स नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि प्रेफरेंस शेयर्स की, तो सबसे पहले हमने 110 में से फ्लोटेशन कॉस्ट 2% लेस करी, हमारे पास 107 यानी नेट प्रोसीड जो हमारे 0 ईयर में गया हमने वो लिया। हमें पता है, हमने टाइम वैल्यू का क्वेश्चन टाइम वैल्यू के बारे में समझा हुआ है, उसके बीच में कुछ प्रेजेंट वैल्यूज आती हैं, राइट। जो प्रेजेंट वैल्यूज हमारे वहां आती हैं, जो प्रेजेंट वैल्यूज आती हैं वो कुछ ना कुछ परसेंटेज बताती हैं हमें कि हमने कुछ ना कुछ कह लो कि प्रेजेंट वैल्यू का कुछ परसेंटेज देखा है, दैट इज 10%, 20%, 15%। डिस्काउंटिंग फैक्टर होते हैं वहां पे, उन डिस्काउंटिंग फैक्टर का इस्तेमाल करके हमने आज की वैल्यू निकालनी होती है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। और वो डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने लेना होता है इस तरीके से कि जो हमारा IRR हमने निकालना है वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम एक डिस्काउंटिंग फैक्टर से जो NPV है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो पॉजिटिव ले आए, ठीक है। और जो एक NPV है जो दूसरे डिस्काउंटिंग फैक्टर से आया है वो नेगेटिव आ जाए। मतलब ये कि ये एक वो एजम्पशन मेथड होता है जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि हमने वो रेट लेना है जो एक NPV जिससे एक NPV पॉजिटिव आ जाए, मतलब उन दो डिस्काउंटिंग फैक्टर के बीच वाला रेट लेना है जिस डिस्काउंटिंग फैक्टर एक डिस्काउंटिंग फैक्टर से आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाए और एक डिस्काउंटिंग फैक्टर से हमारा जो नेगेटिव आंसर है वो नेगेटिव आ जाए। कौन सा आंसर? NPV का उन दोनों डिस्काउंटिंग फैक्टर के बीच कौन सा ऐसा रेट होगा जो हमने लेना है, उसी को हम क्या मानेंगे? IRR रेट मानेंगे, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मानेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ कंसीडर करनी है कि हमने ये टेबल आपको दिया होता है, ये टेबल आपको दिया होता है, उस टेबल के जरिए आपने ये वैल्यू लेनी होती है। और टेबल के जरिए आपको भी पता है कि 0 ईयर में कोई वैल्यू तो होती नहीं है, इसलिए हमने 1 ले लिया। लेकिन 1 to 10 ईयर्स में हम क्या करेंगे? टेबल में फर्स्ट ईयर से लेकर 10th ईयर में 3% पे जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं उन सबको ऐड कर देंगे और हमारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर्स का इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी टोटल आ जाएगा। जितने भी फर्स्ट ईयर से लेकर 10th ईयर तक की वैल्यूज होंगी 3% पे, उन सबको ऐड करो, और ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी? 8.530 वैल्यू आ जाएगी। सर ये 5 कैसे आया? अब मैं बताता हूं कि आपने क्या करना है। आपने देखा 0% पे सर मेरे और से पैसे गए, इसीलिए मैंने उसको नेगेटिव लिख दिया। क्लियर है? अब 1 to 10 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, इन केसेस में मुझे कोई ना कोई इंटरेस्ट भी मुझे कोई ना कोई डिविडेंड भी मिल रहा होगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड मिल रहा था, तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा, दैट इज 5%। तो 5% याद रखना, कोई भी परसेंटेज है, जैसे कोई प्रेफरेंस डिविडेंड की है या कोई फ्लोटेशन कॉस्ट की है, वो फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट की जाती है, यानी वो हमारे फेस वैल्यू दैट इज 100, जो हमारी 100 फेस वैल्यू है यहाँ पे उसी के ऊपर कैलकुलेट करी जाएगी। इस वजह से हमने उसको क्या किया है, यहाँ पे 100 के ऊपर 5% दैट इज 5 रुपये लिया है। तो हर साल 5-5 रुपए मुझे मिलेंगे, और 10 साल में मुझे वो जो 5 रुपए हर साल में मिल रहे हैं उसकी वैल्यू आज के टाइम में 42.65 रुपये हो जाएगी मल्टीप्लाई कर, ठीक है। सिमिलरली अगर 5% के ऊपर आप सभी 1 to 10 नंबर, जो वन वन ईयर से लेकर 10 ईयर्स के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनको ऐड कर दोगे तो 7.77722 आंसर आ जाएगा। और जब आप इस 5 रुपये को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 38.61 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बाद में आपने लास्ट ईयर में उस चीज को रिडीम कर लिया। रिडीम आपने कितने में किया है? सर 100 रुपये में किया है।
उस साल हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या था वो ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। सिमिलरली 100 को 5 ईयर के परसेंटेज के साथ जो हमारा 5 ईयर में क्या मतलब लास्ट ईयर में हमारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर बनता है उसके साथ मल्टीप्लाई किया और 5% के हिसाब से हमारी प्रेजेंट वैल्यू हमें मिल गई। और सभी ये देखो इन दोनों को ऐड किया और 107 से लेस किया तो हमारे पास पॉजिटिव 925 आ गया और इस केस में नेगेटिव 7.79 आंसर आ गया। इसका मतलब 3 और 5% के फैक्टर में एक ऐसा IRR है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के परसेंटेज को निकालने के। ठीक है, तो वो जो एनपीवी हम मतलब जो हमारे पास जो IRR है उसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू फिल करी कि जो एल है दैट इज लोअर लिमिट, यानी जो लोअर डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो कितना है 3%। एनपीवी यानी इस 3% पे आपका एनपीवी कितना आया था 9.25। उसके बाद नीचे लिखा गया है एनपीवी एट लोअर लिमिट कितना आया था 9.25। एनपीवी एट हायर लिमिट कितना आया था 7.79 नेगेटिव। तो ध्यान रखना नेगेटिव और नेगेटिव दो चीजें हैं, फॉर्मूले में भी नेगेटिव है और इस वैल्यू को भी नेगेटिव रखा गया है, यानी दोनों को ऐड करना है आप। ठीक है, और मल्टीप्लाई एच माइनस एल यानी हायर कितना है 5% और लोअर कितना है 3%, तो मल्टीप्लाई बाय 2% आप कर दोगे। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास IRR कितना आ जाएगा 4.08%। ठीक है जी, आई होप आपको ये YTM मेथड भी समझ में आ गया हो। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पे आंसर आया है उसको हम टेबल फॉर्म में यहाँ डाल देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के टेबल में डाल देंगे। राइट, तो प्रेफरेंस शेयर्स के टेबल में डाल दिया हमने और ये लीजिए आपका आंसर यहाँ पे आ गया। प्रेफरेंस शेयर्स का भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें पता चल गया। सिमिलरली हाँ जी, तो अब हम डिबेंचर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब डिबेंचर का भी हमने सेम YTM मेथड वही फॉलो करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे भी मैं बताना भूल गया कि हमने ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो आपको मैंने पहले भी बताया कि जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो इशू एक्सपेंस होता है एक तरीके से। राइट, तो इशू प्राइस के ऊपर लगेगा। तो ऑफ कोर्स अब ध्यान रखना इस चीज का कि यहाँ पे हमारे पास जो इशू प्राइस है वो मार्केट प्राइस ही माना जाए। राइट, अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो 110, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 105, तो 105 ही आपका क्या है मार्केट प्राइस भी है और आपका क्या है इशू प्राइस भी है। और जब भी हमने नेट प्रोसीड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट को बीच में से लेस कर देते हैं। और फ्लोटेशन कॉस्ट डिबेंचर की कितनी है 4%, और वो 4% अब किसका करेंगे सर, वो हम 105 का ही करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारी इशू प्राइस है और फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है इशू प्राइस ही होता है। इस वजह से मतलब इशू एक्सपेंस ही होता है, इशू प्राइस के ऊपर ही लगेगा। इस वजह से 105 का ही 4% उसमें से लेस कर देना है, हमारे पास 108 आ जाएगा, 100.8 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसके अलावा सर यहाँ पे 7 क्यों आया, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपने बताया था कि फेस वैल्यू पे अगर 10% लगाएंगे, क्योंकि 10% के ऊपर रेट है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था सर 10 आना चाहिए था। तो इतना आपको भी पता है कि इंटरेस्ट के ऊपर क्या लगता है 1 - T, यानी इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स भी लगता है। तो हमने इंटरेस्ट हमेशा आफ्टर टैक्स लेना होता है। तो आफ्टर टैक्स मतलब 10 अगर यहाँ पे आया तो उसके ऊपर 30% टैक्स लग गया, यानी 3 बीच में से लेस हो गए, हमारे पास आंसर में क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है जी, आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गई। और लास्ट में आपके पास आता है सर 10th ईयर में आपके पास अगर हम बात करें, 10th ईयर में अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए जरा, 10th ईयर में आपके पास क्या है 100 वैल्यू, क्योंकि रिडीमेबल वैल्यू तो 100 ही रहेगी। और अब आपको ये भी पता है डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे लेने हैं, मैंने आपको बता दिया। और इन डिस्काउंटिंग फैक्टर से आपका क्या निकल के आ गया, एक पॉजिटिव एनपीवी निकल के आ गया सर, एक नेगेटिव आ गया। अब आपके माइंड में सर ये ख्याल आएगा ये एजम्पशन कैसे लें 5 to 7, ये जो मतलब हमने, आप देखो आप 10 भी ले सकते हो, आप 12 भी ले सकते हो, आपको क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा कि आपने कौन से दो डिस्काउंटिंग फैक्टर लेने हैं, पर क्वेश्चन में आपको टेबल बना के दिया होगा जिसमें आपको एटलीस्ट 4-5 डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिए गए हों। ठीक है जी, 4-5 डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको ऐसे दे दिए गए होंगे।
आपने सबसे पहले वाला और सबसे आखिर वाला ले लेना है, इससे आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा और इससे आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, बस। ठीक है, तो कोई इतना सिरदर्द नहीं है कि आपको पता नहीं कौन से डिस्काउंटिंग फैक्टर लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ गलत ना हो जाए। आपको जो पेपर में दिया गया होगा टेबल, उसमें से सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला उठा लेना है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, और इसमें फ्लक्चुएशंस होंगी ही, किसी का आंसर मैच अलग शायद डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अजम्पशन अलग अलग भी हो सकती हैं बच्चों, इस वजह से। ठीक है, तो बस अब क्या निकालना है आपको इतना पता चल ही चुका है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम निकालेंगे तो क्या करना है। अब हमारा आईआरआर निकल गया, यहाँ पे भी आईआरआर कैसे निकालना है वो आपको ऊपर बता दिया था मैंने, आईआरआर निकल गया। अब इस आईआरआर को हमने डिबेंचर वाले कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले कॉलम में भरा, राइट। इसमें पॉइंट्स में भर दिया क्योंकि हम पॉइंट्स में काम कर रहे हैं, इसमें परसेंटेज में भर दिया क्योंकि हम पॉइंट परसेंटेज में काम कर रहे हैं, और इन सबको हमने कैलकुलेट कर दिया। और हमारे पास इन तीनों का टोटल क्या बनकर आया, ये। और इसको जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करा तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की परसेंटेज आ गई 7.74। और इस केस में हमारे पास 0.859 आया था, तो 8.59 हमारे पास इस केस में क्या आ गई, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 11, जिसमें हमें मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू दी गई है। इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि कौन से नए पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि निकालना हमने वही चीजें हैं, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू पे हमने बताना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। और लेकिन कुछ ऐसी नई चीजें हैं जिसको आपको समझ के यहाँ पे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नए पॉइंट्स हैं जिसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो सर सबसे पहले हमारे पास आता है इक्विटी। Equity shares are quoted at 130 per share, a new issue price at 125 per share, fully subscribed and flotation cost is 5 रुपये per share। तो सर तीन चीजें दी गई हैं, तो क्या सर क्या लेंगे यहाँ। ऑब्वियस ही बात है कि जितने पे कोटेड किया गया है ये है मार्केट प्राइस और ये है हमारा इश्यू प्राइस। तो हमने कभी भी जो वैल्यू लेनी है वो पहले तो इश्यू प्राइस पे ही लेनी है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, अगर यहाँ पे इश्यू प्राइस ना होता तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते, राइट। तो ये चीज आपको सबसे पहले समझनी है। उसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपीज सीधे ही दे दी गई है, तो इसमें परसेंटेज का कोई रोल रहेगा नहीं। डिविडेंड आपको, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये फैक्ट, ये जो पॉइंट है दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट, इसको सर्कल कर लीजिए, बताता हूं जरा। ठीक है, देन आता है प्रेफरेंस शेयर्स, क्या दिया गया है 15% प्रेफरेंस शेयर विद फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू 100 है उसकी, और 105 पे रिलीज कर दिए गए। बहुत सिंपल है, कुछ बात ही नहीं है। 105 आपको डिवाइड करने के लिए दे दिया, बहुत सिंपल है, इसमें रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगने वाली बात ही नहीं है, ना वाईटीएम लगने वाला है। सिंपल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाइए, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी, राइट। डिवेंचर्स, अब ये भी पॉइंट बहुत सर्कल करने वाला है, बताता हूं जरा। और फिर आता है टैक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 35% लगाना है, जो आपको पता ही है कि सिर्फ डिवेंचर वाले केस में लगेगा, कुछ भी और नहीं। तो पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं जो आपने देख ली हैं अच्छे तरीके से। तो पहले नंबर पे आपने क्या करना है, सेम इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू जो है वो लिख देनी है सारी की सारी, और उनकी परसेंटेज निकाल देनी है। पहले तीन कॉलम वैसे के वैसे आपने बना देने हैं जैसे आपको मैंने कहे हैं। मार्केट वैल्यू में भी सर वैसे ही पहले आपने मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करना है सारी चीजों को। यानी यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है इन जो जो आपको दी गई थी वैसे वैसे उसे हिसाब से आपने कैलकुलेट करनी है। जैसे यहाँ पे 36 लाख है और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 105 है। तो कैसे करना था ये मैंने आपको बता दिया। 36 लाख, राइट। 36 लाख अगर आपकी 100 रुपए के हिसाब से है, वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन दी, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आपको गिवन दी गई थी, मुझे लगा था 105, आप वहां पे वो एक तरीके से रियलाइज वैल्यू है वो एनपी है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मार्केट वैल्यू सीधी सीधी दे दी है, यहाँ पे आपका काम और इजी कर दिया, यहाँ पे आपका काम और इजी ही कर दिया कि आपको मार्केट वैल्यू भी निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर सर एक पॉइंट यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, क्या कि ये रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू यहां कैसे आ गई 40 लाख। क्यों, क्योंकि ऊपर तो मार्केट वैल्यू रिटेन्ड अर्निंग की है ही नहीं, ये देखो जरा, यहाँ पे तो नील लिखा है। तो मेरी बात याद रखना, रिटेन्ड अर्निंग हमारी खुद की अर्निंग होती है, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। लेकिन अब ऑब्वियस ही बात है, हमें वेट तो देना ही पड़ेगा उस चीज को। तो वेट देने के लिए जो उसकी बुक वैल्यू का प्रपोर्शन था, हमने इक्विटी को उन्हीं के बुक वैल्यू के प्रपोर्शन में रिटेन्ड अर्निंग के साथ बांट दिया। यानी अगर 2 करोड़ उसका टोटल था मार्केट वैल्यू इक्विटी का, तो इक्विटी के 2 करोड़ को
हमने बुक वैल्यू के प्रोपोर्शन में ही इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग के बीच में बांट दिया, ठीक है। और बस वही चीज हमने करी है, बुक वैल्यू के प्रोपोर्शन में हम इन दोनों को बांटेंगे, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग का एटलीस्ट हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो डिफरेंट आ जाएगा ना वहां पे, तो वो तो हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा। इस वजह से इन दोनों का प्रोपोर्शन हमें अलग अलग करना पड़ेगा, और वो प्रोपोर्शन किसकी बेसिस पे होगा, ये देखिए मैंने नोट लिख दिया, बुक वैल्यू के बेसिस पे, और ये आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दी। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज भी अब क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स निकालनी है। तो सबसे पहले इक्विटी के ऊपर आई। सर ये इक्विटी के ऊपर निकालने वाला सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे, ये तो बिल्कुल 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 वही है जो हमने पीछे निकाला, और इसमें आपने 125 लेना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इश्यू प्राइस अगर दिया है तो इश्यू प्राइस ही लेना है, ठीक है। जो प्राइस कोट किया जाता है वो मार्केट प्राइस में नहीं कंसीडर किया जाता, या फिर वो आप कह सकते हो कि वो आपने अपनी तरफ से कोट किया हुआ है, वो इसमें कवर नहीं होगा, वो इसमें कवर नहीं होगा। हमने इसमें इश्यू प्राइस ही लेना है, और इश्यू प्राइस में से आपने 5 रुपी फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सर ये 6% ग्रोथ कैसे आई, ये कैसे आई, यही तो पॉइंट आपने समझना है ऊपर, यही तो पॉइंट समझना है। चलिए देखिए जरा, डिविडेंड दिया हुआ है यहाँ पे, ऑफ कोर्स दिया है। तो सर डिविडेंड को निकालने के लिए, ग्रोथ मेथड को मतलब ग्रोथ निकालने के लिए आपको ये पर्पस दिया गया है कि डिविडेंड पिछले 5 सालों का है, जिसमें वो डिविडेंड आपको देखने को मिला कि 10.6 से 14.9 हो गया, और अब डिविडेंड आखिर में जो एक्सपेक्ट किया गया है वो 15 पर शेयर किया गया। क्या मतलब निकला सर, मतलब ये निकला, मतलब ये निकला कि देखो सर, ज्योमेट्रिक मीन की वजह से, मेथड से हमने इस चीज को निकाला, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे सर, समझ में नहीं आया? बहुत सिंपल है, देखो हमने जितने साल का हमने देखा कि इंक्रीज हमें पता चला, उसको रूट के बाद ऐसे रखना है, और 14.9 इस साल का है हमारे पास, ठीक है। 14.9 तक वो बढ़कर हो गया डिविडेंड, और कितने से बढ़कर हो गया सर, 10.6 से बढ़कर हो गया। कितने से बढ़कर हो गया, 10.6 से बढ़कर हो गया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे सर, ये 5 कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसको कैलकुलेटर पे करने का तरीका बता देता हूं, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, बस वही चीज अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले पहले स्टेप में आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, ब्रैकेट में जो दिया गया है उसको डिवाइड करना है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है सर, उसके बाद आपने अंडर रूट का बटन, अंडर रूट बटन ऑन कैलकुलेटर आपने 12 टाइम्स दबाना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसके बाद इक्वल टू दबाना है साथ में, ठीक है। उसके बाद आपने -1 और इक्वल टू दबाना है। फोर्थ पॉइंट पे आपने, फोर्थ पॉइंट पे आपने जो पावर दी होगी, पावर, पावर मतलब हो सकता है 5 दी हो सकता है, इस क्वेश्चन में 5 है तो 5 के साथ आपने पावर के साथ डिवाइडेड बाय पावर, आप यहां लिख सकते हो पावर के साथ डिवाइड कर देना, यानी जितनी पावर, जैसे यहाँ पे 5 दी है तो डिवाइड बाय 5 यानी पावर, ठीक है जी, पावर के साथ डिवाइड कर देना है। और फिर आपने दोबारा से +1 कर देना है, ठीक है, और इक्वल टू दबा देना है, ठीक है। और लास्ट में अपने पास 6th पॉइंट पे आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई और इक्वल टू, मल्टीप्लाई और इक्वल टू को 12 टाइम्स दबाना है। मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ऐसे 12 बार दबाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको ट्रिक काम आएगी, कैलकुलेटर पे इसको करके देख लेना, आपके पास 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद आपके पास क्या है सर, 6% आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट आपके पास बढ़ते हैं कि ये इक्विटी का तो निकल गया, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं है, बस ग्रोथ निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, बाकी सब चीजें निकल गई, और ग्रोथ तो ऑब्वियस ही बात है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे हो गया आपका इक्विटी का। अब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे दिया हुआ है। अब बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आता, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती, और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जितने पे मार्केट में कोट किया गया है उतने में लिया जाता है, इसीलिए यहाँ एक तो 130 आएगा, और ऊपर से फ्लोटेशन कॉस्ट भी बीच में से लेस नहीं करी जाएगी, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग में फ्लोटेशन कॉस्ट का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि उसको इश्यू तो किया नहीं जाता, तो उसके ऊपर इश्यू एक्सपेंस तो लगेंगे नहीं, इसीलिए फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आएगी, ठीक है।
तो इसीलिए ये 2 पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझने हैं कि इक्विटी को ही कई बार हम रिटेन्ड अर्निंग की परसेंटेज मान लेते हैं ना कि के इज इक्वल टू के आर, लेकिन ऐसा नहीं रखना, ध्यान रखना इस चीज, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर रिटेन्ड अर्निंग, बिल्कुल हो गया, रिटेन्ड अर्निंग का भी परसेंटेज समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ भी नहीं है। 15 रुपए, 15% आपका क्या था, इंटरेस्ट था, आपने सॉरी डिविडेंड था, 15 रुपए डिविडेंड है आपका, और साथ ही में आपने क्या किया, उसको 105 यानी मार्केट प्राइस जो आपको दिया हुआ था, जो रिलीज प्राइस आपको दिया हुआ था, उसके साथ डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 14.29 आ गया। सर इतने आसान, बस कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको समझना था बस। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिविडेंड, ओ सॉरी डिबेंचर्स। ये देखिए, कंपनी proposes to issue 11-year 15% debenture but yield on debenture of the similar maturity and risk class is 16%, flotation cost is 2%। क्या है मतलब सर, मतलब ये कि 11 साल के जो डिबेंचर आपके पास पड़े हैं वो 15% डिबेंचर्स पे पड़े हैं, पर उन्हीं सेम रिस्क के जो मेच्योरिटी वाले डिबेंचर्स हैं वो मार्केट में 16% के हिसाब से चल रहे हैं, यानी उनको 16% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्या करें सर, मतलब ये कि मार्केट में उनकी वैल्यू अलग है, राइट। तो उसको पहले मतलब जो हमारे सेम डिबेंचर्स हैं उनको पहले मार्केट में बदलना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे, ध्यान से सुनना। मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर कैसे कैलकुलेट की जाएगी, जितनी आपकी वैल्यू है डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यू मार्केट में चल रही है, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी सेम, अब सेम रिस्क आपने जब लेना होता है ना, ध्यान रखना, सेम रिस्क जब आपने लेना होता है तो जितना इंटरेस्ट आपका इस समय बन रहा है और जितना मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा होता है, जितना इंटरेस्ट आपका चल रहा है और जितना मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है, उसको डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई बाय आपको 100 करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर आ जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है सर, हमें नेट प्रोसीड चाहिए होती है, इस वजह से हमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी बीच में से लेस करनी पड़ेगी। हमारे पास नेट प्रोसीड 91.75 आ गई, जो हमने इसके फॉर्मूले में फिल कर दिया। हमें ये पता है ये अप्रोक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला है, जो कि हमने YTM अलग होता है, अप्रोक्सीमेशन अलग मेथड होता है। इस वैल्यू को हमने बेसिक्स वीडियो में कवर किया हुआ है, बेसिक फॉर्मूले मतलब बेसिक वीडियो में मैंने इस फॉर्मूले को समझाया हुआ है, और यही आपने बस वैल्यूज को फिल करा और इसको कैलकुलेट करा, आपके पास 10.95 कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स की वैल्यू निकल गई। और ये मार्केट रेट के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। सबसे पहले जो इंटरेस्ट आप अभी दे रहे हो और जो इंटरेस्ट मार्केट में है, उन दोनों को आपस में जब डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर निकल के आ जाएगी। बहुत सिंपल, ठीक है। सेम रिस्क लेने के लिए, सेम रिस्क आप लेना चाहते हो मार्केट के हिसाब से, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहीं पे बस आपकी सारी की सारी चीजें जो थी बस आपने उस टेबल में फिल करनी है, और टेबल में फिल करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 12। बहुत इजी और आसान है, चिंता मत करिए, बहुत आसान है। मॉस्को लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। मॉस्को लिमिटेड विश कर रही है कि हमने एडिशनल फाइनेंस एक रेज आउट करना है 10 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपए जो लेने हैं इन्होंने, मतलब इनको 10 लाख रुपए की जरूरत है, और उसने कहा है कि 2,10,000 मेरे पास ऑलरेडी रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हुई है, ऑलरेडी पड़ी हुई, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मुझे 10 लाख की जरूरत है। ये डेटा आपको दिया गया है, देखते हैं क्या क्या है। डेट इक्विटी, यानी डेट और इक्विटी मिलाकर 3:7 मेरे पास होना चाहिए, मतलब जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डेट इक्विटी के रिगार्डिंग होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना ये पॉइंट, जो भी आप इंटरेस्ट लगाओगे डेट के ऊपर, डेट की जितनी भी वैल्यू होगी 1,80,000 तक आपको 10% लगाना है, और उसके बाद जितना भी बचेगा बैलेंस, उसके ऊपर आपको 16% लगाना है, ठीक है। लेकिन दोनों ही क्या करने हैं, बिफोर टैक्स लगाने, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दोनों ही बिफोर टैक्स आपको लगाने हैं। उसके बाद आता है अर्निंग पर शेयर, कितनी दी हुई है आपको, एक शेयर की वैल्यू 4 रुपए, और डिविडेंड आपको कहा गया है कि अर्निंग का 50% यानी 2 रुपए आपका डिविडेंड है जो आपने यहाँ पे लेना है।
सर ये D0 है, ऑफकोर्स ये D0 है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपने उसको D0 ही मान के चल पड़ना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो आपकी 10% है, करंट मार्केट प्राइस आपको 44 दे दिया, टैक्स रेट आपको 50% दे दिया, वहीं पे आपको सारी चीजें मिल गई, बात वहीं पे। क्या क्या निकालने के लिए कहा है सर, ये देख लेते हैं। हमें निकालने के लिए कहा है चार चीजों के बारे में, चार चीजें हैं जिसमें आपको सबसे पहले कहा मुझे ये बताइए कि एडिशनल फाइनेंस को आप डेट इक्विटी मिक्स में कैसे लेकर आएंगे, यानी आप अपने नए कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे जो एडिशनल फाइनेंस आप रेज करोगे। तो ऑफकोर्स डेट इक्विटी मिक्स आपको पता है 3:7 था। इसका मतलब अगर 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए आपका डेट होना चाहिए और 7 लाख रुपए आपकी इक्विटी होनी चाहिए। और नया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बनेगा सर, नया कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आपने बनाना है, ये देखिए, अगर नया कैपिटल स्ट्रक्चर आपने बनाना है तो इक्विटी जो है वो 7 लाख रुपए आई तो जरूर थी, पर उसमें ऑलरेडी 2,10,000 आपके पास पड़ा था, इसीलिए नई इक्विटी आपकी जो बनेगी वो 4,90,000 ही बनेगी, ठीक है। और रिटेन्ड अर्निंग आपके पास 2,10,000 की हो जाएगी और डिबेंचर्स आपके पास 3 लाख रुपए के हैं। ये आपका नया कैपिटल स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज आपको कही गई थी कि पोस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, यानी कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, और कॉस्ट ऑफ डेट आपको निकालना था, ठीक है जी। और ये आपको बताया था मैंने कि 1,80,000 जो आपको निकालना है वो 10% के बेसिस पे निकालना है, और बची हुई अमाउंट के ऊपर आपको 16% के हिसाब से निकालना है, क्योंकि डिबेंचर्स की वैल्यू जो है वो 3 लाख रुपए है। इस वजह से पहले 1,80,000 के ऊपर 10% लगेगा और अनदर 1,20,000 के ऊपर 16% के हिसाब से आपको लेना है, ठीक है जी। और आफ्टर टैक्स आपको पता चल चुका है कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज 5% है और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 8%, राइट। एंड देयर आफ्टर जो कॉस्ट ऑफ डेट आपके पास निकलेगा उसको हमने उसी परसेंट के हिसाब से कैलकुलेट करा और फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट निकल के आ गया। कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस ये स्टेप था कि ऑन 180 आपको इतना परसेंट लगाना पड़ेगा और बाकी बची हुई अमाउंट के ऊपर आपको इतना लगाना, ठीक है। ये आपको ध्यान से करना था, बाकी करने वाला तरीका सिर्फ वही का वही, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि अगर आपने कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको निकालने के लिए कहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको बाइफरकेशंस करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बिल्कुल सेम है, फ्लोटेशन कॉस्ट है नहीं, तो इसीलिए दोनों चीजें सेम मानी जाएगी। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिविडेंड इस केस में क्या दिया हुआ है, D0 दिया हुआ है, और D1 निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पे दे दिया कि D1 अगर आपने निकालना है तो D0 ब्रैकेट 1+G आपने निकालना है, और फिर आपको पता चल गया कि D0 कितना था 2 रुपी, और 1+G मिलाकर आपका D1 कितना आ गया 2.2, और फिर आपने उस 2.2 की मदद से अपने फॉर्मूले में फिल किया उस चीज को। आपके पास KE और KR दोनों ही सेम होंगे क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट है नहीं, तो इस वजह से दोनों ही सेम है, इस वजह से KE और KR दोनों ही 15-15% आपका आंसर आ जाएगा। और जब दोनों परसेंटेज सेम होती हैं तो हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अलग अलग इन सोर्सेस को दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं आगे बताता हूं आपको इस चीज के बारे में, देखिए जरा। मैंने कहा कि अगर आपका दोनों परसेंटेज सेम हो जाए तो लास्ट में आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने को कहा। आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में रिटेन्ड अर्निंग अलग से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का ही परसेंटेज सेम। हम दोनों का एडिशन करके मार्केट वैल्यू दिखा देंगे, और डेट हमें पता ही है 3 लाख है, हमारे पास परसेंटेज हमें पता चल गई, टोटल का 70% ये है, 30% ये है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाल दी थी दोनों, और इस हिसाब से हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल करके मिल गया। आई होप ये जो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। और मुझे पता है थोड़ी बड़ी वीडियो जरूर है, लेकिन मैंने क्लैरिफिकेशन देने की बहुत कोशिश की है। तो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों के तीनों प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और प्रैक्टिकल्स चाहिए तो मेरी बुक के अंदर आप बाय कर सकते हो उस चीज को, अदरवाइज आप मेरे से क्लासेस भी ले सकते हो इस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। और कोई अनदर कॉमर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी आप क्लासेस लेना चाहते हो तो वो भी ओपन है, तो आप आ सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज आप मेरी वेबसाइट पे www.sachineducationhub.co.in पे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो बस आज की वीडियो में आपने जो सीखा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट करने की और ज़्यादा कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।